लेकिन दोस्तों मतलब साफ था कि प्यारेलाल की हत्या हो चुकी है। लिहाजा रोने धोने का काम वहाँ पर शुरू हो जाता है, क्योंकि किसी के घर का अगर कोई सदस्य उसकी इस तरीके से हत्या हो जाए तो उसके गम का अंदाज़ा लगा पाना बड़ा मुश्किल है। लिहाजा जो शत्रुघ्न होता है, अजय होता है, ये चीखने लगते हैं, बाबूजी को गले लगाकर रोने लग जाते हैं। और वहीं से जो कुछ लोग पीछे पीछे गए थे, वहीं से कोई व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है। अब पुलिस जो थी जब इस तरीके की बात सुनती है कि खेत पर फला फला गाँव के अंदर खरोद गांव उस गांव के अंदर एक डेड बॉडी खेत पर मिली है, किसी बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। लिहाजा आनन फानन में पुलिस भी अपनी गाड़ी उठाती है और गाड़ी उठाने के बाद में तुरंत मौके वारदात वाले खेत पर पहुंचती है। अब पुलिस भी वही सब कुछ देखती है जो लोगों ने देखा था। जो प्यारेलाल थे, इनकी लाठी डंडों से शायद काफ़ी ज़्यादा पिटाई की गई थी, इनके जिस्म पर चोटों के निशान थे और इनके जिस्म से खून काफ़ी ज़्यादा बह चुका था और खून इतना पुराना था कि वो जम भी चुका था। लिहाजा जो पुलिस वाले होते हैं उस पूरे क्राइम सीन को बहुत ही बारीकी से चेक करने के बाद में सील कर देते हैं। लेकिन पुलिस वालों की सांसें जब अटक जाती हैं कि आस पड़ोस में जो कुछ पत्थर रखे हुए थे उन पर साफ साफ तौर पर ये लिखा गया था कि जो ये व्यक्ति है इसके पूरे परिवार के साथ में हम लोग ऐसा ही करेंगे, और अगर तुम लोग नहीं चाहते हो कि ऐसा कुछ इनके परिवार के साथ में हो तो 3 लाख रुपए फला फला जगह एड्रेस पर पहुंचा दीजिए। और साथ में एक मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ था। अब पुलिस वाले जब इस तरीके की चीज़ें देखते हैं, बड़ा अचरज में पड़ जाते हैं कि इस इलाके में कोई गैंग सक्रिय हो गया है जो शायद लोगों से अवैध वसूली कर रहा है और बदले में कत्ल कर रहा है। पुलिस वालों को एकदम से काटे खून नहीं रहता है, लेकिन पुलिस वाले उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जो वहाँ के एसपी साहब होते हैं वो खुद घटनास्थल पर पहुँचते हैं और साथ के साथ कोतवाल को आदेश भी देते हैं कि ये जो मामला है जल्द से जल्द खुलना चाहिए, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल हो चुका था, मामला मीडिया में सोशल मीडिया के थ्रू हाईलाइट हो चुका था। अब ये जो बातें थी ये अपोजिशन में भी जा रही थी तो लोग बातें कर रहे थे। लिहाजा पुलिस वाले भी इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन ना पुलिस वालों के पास में कोई सबूत था, न कुछ ऐसा क्लू था कि जिसके थ्रू पुलिस वाले कातिल को पकड़ सकें। लेकिन उसके बाद में पुलिस वालों को ध्यान आता है कि वहाँ पर एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। अब पुलिस वाले जब ये सोचते हैं कि ये मोबाइल नंबर लिखा हुआ था, थोड़ी राहत की सांस लेते हैं और उसके बाद में सोचते हैं कि क्यों ना इस मोबाइल नंबर के थ्रू ही हमें कातिल का पता लगाना चाहिए। लिहाजा जो पुलिस वाले थे, जो मोबाइल नंबर वहाँ पर लिखा गया था, जो नोट के साथ में था, उस मोबाइल नंबर की पूरी डिटेल निकलवाते हैं कि भैया ये मोबाइल किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। जब पुलिस वाले उस नंबर की पूरी डिटेल निकलवाते हैं तो पता चलता है कि ये जो नंबर है इस इलाके में पोस्टेड एक सचिव का नंबर है। अब पुलिस वाले तुरंत उस सचिव के पास पहुंचते हैं कि तुमने इस तरीके से हत्या कर वहाँ पर धमकी भरा नोट क्यों छोड़ा। अब जैसे ही ये बातें सचिव सुनता है कि पुलिस वाले आए हैं, एक व्यक्ति का मर्डर हुआ और वहाँ पर धमकी भरा मैसेज दिया गया और मोबाइल नंबर ये लिखा है कि इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके 3 लाख रुपये भिजवा दो। सचिव तो हक्का बक्का रह जाता है, उसको तो जैसे पाँव तले से ज़मीन खिसक जाती है, उसको तो समझ में ही नहीं आता है कि ये क्या हो गया, क्योंकि जो सचिव था उसने ना कभी प्यारेलाल को देखा था और ना वो प्यारेलाल को जानता था। प्यारेलाल तो छोड़ो, उसे खरोद गाँव के बारे में भी नहीं पता था। लिहाजा जो सचिव था वो पुलिस से कहता है कि इस मामले से उसका कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन पुलिस वाले अब सचिव के ऊपर कैसे यकीन करें। लिहाजा पुलिस वाले कहते हैं कि अगर तुम बेकसूर हो तो तुम अपनी बेगुनाही का सबूत दो। अब जो बेचारे सचिव थे वो अपने बारे में पूरी जानकारी जुटाकर पुलिस को देते हैं कि इस तारीख में फला जगह था, मैं फला जगह था। अब जो पुलिस वाले थे उन सारी जगहों पर जाकर पूछताछ करते हैं कि सचिव इस तारीख में यहाँ थे या फिर नहीं थे। तो सारी ही जानकारी में, सारी ही छानबीन में ये चीज़ें क्लियर होती हैं कि जो सचिव हैं वो उस जगह पर मौजूद नहीं थे कि जहाँ पर क्राइम हुआ था, बल्कि वो उस रात उस दिन यहाँ पर मौजूद थे। अब पुलिस वाले ये सोचने लगते हैं कि जो कातिल था ये बड़ा चालाक था, उसने कत्ल भी कर दिया। कत्ल करने के बाद में एक धमकी भरा नोट भी छोड़ दिया और इस पूरे क्राइम सीन को इस तरीके से डाइवर्ट कर दिया ताकि पुलिस गुमराह हो जाए। अब पुलिस वाले वहाँ से वापस चलते हैं और इस मामले को अपने तरीके से सुलझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लगातार इस मामले में छानबीन करते हुए पुलिस को 8 दिन का लंबा समय गुजर चुका था और अभी तक पुलिस के हाथ में न कातिल था, न कत्ल का मोटिव था। यहाँ तक तो छोड़िए कि पुलिस को ये भी नहीं पता था कि इस कातिल को कौन, क्यों और किस तरीके से कर सकता है। उसके बाद में पुलिस वाले जो थे वो तुरंत इस प्यारेलाल के घर वालों के पास पहुँचते हैं और वहाँ पर पहुँचने के बाद में पूछते हैं कि जो तुम्हारे पिताजी थे जिनका नाम प्यारेलाल था, उनकी किसी से कोई दुश्मनी थी, कोई रंजिश थी या फिर हाल फिलहाल में किसी से कोई झगड़ा हुआ हो। तो जो प्यारेलाल के घर वाले होते हैं वो कहते हैं कि साहब हमारे पिताजी 62 साल के व्यक्ति थे, हमेशा खेतों पे ही रहते थे, उनकी ना किसी से कोई झगड़ा हुआ है, कभी ना कोई रंजिश हुई है। तो भला कौन उनसे क्यों लड़ेगा, क्यों झगड़ा करेगा, उनका कत्ल किसने किया है, क्यों किया है, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। अब पुलिस वालों को यहाँ से भी कोई हाथ नहीं लगता। उसके बाद में पुलिस वाले दोबारा से उस सचिव के पास पहुँचते हैं जिसका नंबर वहाँ पर लिखा गया था। अब उससे पूछते हैं कि तुम्हारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं,
कहीं ऐसा तो नहीं कि कातिल ने कत्ल कर तुम्हें फंसाने की कोशिश की है। तो जो सचिव होता है कहता है कि साहब ना मेरी किसी से कोई दुश्मनी है, ना मेरी किसी से कोई रंजिश है, क्योंकि यहाँ पर मैं बस जॉब कर रहा हूँ, यहाँ पर पोस्टेड हूँ, तो यहाँ पर ठीक तरीके से लोग मुझे जानते भी नहीं। उसके बाद में पुलिस वाले वहाँ से भी चलते हैं, क्योंकि घर वालों से पूछताछ कर ली थी, वहाँ भी कुछ नहीं मिला था। वापस से सचिव से पूछताछ कर ली थी, यहाँ पर भी कुछ सबूत हाथ नहीं लगा था। लिहाजा पुलिस वाले बड़े मायूस भी होते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए दिन ब दिन गुजरते चले जा रहे थे। तीन टीमों का गठन हो चुका था, कभी डेगोस्कैट की टीम आ रही थी, कभी टेक्निकल टीम आ रही थी, कभी पुलिस की टीम आ रही थी। लेकिन कातिल इतना ज़्यादा चालाक था, उसने इस केस को करने से पहले शायद बहुत बड़ी प्लानिंग की थी, और उसने ना कोई सबूत छोड़ा था, ना कोई क्लू छोड़ा था। अब पुलिस वाले इस मामले को सुलझाएं तो सुलझाएं कैसे? लगातार जो दिन थे वो गुजर रहे थे, और इस वजह से पुलिस के ऊपर लगातार प्रेशर बढ़ रहा था। जो एसीपी साहब होते हैं वो अपनी निचली रैंक के अधिकारियों को डांट फटकार भी लगाते हैं कि अभी तक ये केस सुलझा क्यों नहीं है। लेकिन पुलिस वाले अपनी तरफ से हर एड़ी चोटी का जोर लगा चुके थे, हर चंद कोशिश कर चुके थे, लेकिन जो कातिल था वो बहुत ज़्यादा चतुर और बहुत ज़्यादा चालाक था। उसने इस तरीके से क्राइम किया था कि किसी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। ना तो कोई सीसीटीवी कैमरा खेत पर मौजूद था जिससे ये पता लगा लिया जाए कि भैया कौन था, किस तरीके से आया, क्यों कत्ल हो गया। लिहाजा जो एसीपी साहब होते हैं जब वो देख लेते हैं कि ये मामला ऐसे नहीं सुलझेगा, तो वो सोचते हैं कि अब ये मामला सीधी उंगली से तो नहीं सुलझेगा, अब इस मामले को सुलझाने के लिए उंगली को थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा। क्योंकि एसीपी साहब ये समझ चुके थे कि जो मामला है ऐसे सुलझेगा नहीं, न कोई सीसीटीवी कैमरा है, न कोई सर्विलांस है, न कोई कॉल डिटेल है। लिहाजा इस मामले को अगर सुलझाना है तो हमें प्राचीनतम जो पहले पुलिस पूछताछ किया करती थी, जब जिस ज़माने में टेक्निकल चीज़ें नहीं थी तो उस ज़माने में भी मर्डर केस खोला करते थे। लिहाजा पुलिस वाले सोचते हैं कि अब ये जो केस खुलेगा ये उसी प्राचीनतम जो पूछताछ का सिलसिला था उसी से खुलेगा। लिहाजा पुलिस वाले अब सादाबाने में इस गांव के अंदर एक्टिव हो जाते हैं, भेष बदल बदल कर लोगों से पूछताछ शुरू करते हैं। अलग अलग लोगों से बारी बारी से पूछताछ की जाती है। किसी से कहा जाता है कि तुम्हारे खिलाफ सबूत मिले हैं, किसी से कहा जाता है कि तुम्हारे ऊपर शक है। लगातार अलग अलग लोगों से इस तरीके से पूछताछ की जा रही थी, और जिस तरीके से पुलिस वाले तुक्के से जाल फेंक रहे थे, उसके बाद में पुलिस वाले जब इस तरीके से लगातार कांटा डाल रहे थे तो उस कांटे के अंदर अंततः एक बहुत बड़ी मछली फंस जाती है। दरअसल जो अजय था, जो खेत की तरफ से भागते हुए आया था, जिसने प्यारेलाल के बेटे से ये कहा था कि चाचा के साथ में कुछ गड़बड़ हो गई है, और उसी से जब पुलिस वाले पूछताछ करते हैं तो उसकी बातों में कहीं ना कहीं थोड़ा डाउट होता है, थोड़ी सी झिझक होती है, थोड़ी शर्मिंदगी होती है, थोड़े से बदलाव होते हैं। और आमतौर पर ऐसा जब ही होता है कि जब कोई बात पुलिस से छुपा रहा हो। अब जैसे ही पुलिस वालों को अजय के ऊपर शक होता है तो जो पुलिस वाले थे अब अजय को जीरो इन करना शुरू कर देते हैं। अब लगातार जब अजय से पुलिस वालों ने पूछताछ की थी और पुलिस वालों के सामने अजय के जो जवाब थे लगातार बदलते हुए थे, लिहाजा जो पुलिस वाले थे अंततः कत्ल के 25 दिन के बाद में इस अजय को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद में इसे पुलिस थाने लेके जाते हैं, और पुलिस थाने ले जाने के बाद में इसकी मेहमान नवाजी करते हैं, और बहुत ही अच्छे से और सख्ती से जब इससे पूछताछ की जाती है तो अजय, चूँकि कोई पेशेवर कातिल था नहीं, इसलिए ये पुलिस के सामने टूटता है, अपना जुर्म कबूल करता है, और उसके बाद में एक हैरान कर देने वाली कहानी पुलिस को सुनाता है। दरअसल अजय उर्फ पप्पू के हिसाब से जो प्यारेलाल थे, जिनकी उम्र 62 साल के आसपास थी, इनका अजय उर्फ पप्पू की मां के साथ में अवैध संबंध था। यानी जो प्यारेलाल थे उनके अपनी भाभी के साथ में अवैध संबंध थे। जो प्यारेलाल थे ये टोटल 3 भाई थे। एक प्यारेलाल उम्र 62 साल जिनकी हत्या हो चुकी है, एक का नाम चंद्रभानु और एक का नाम सरजू। जो चंद्रभानु थे ये अजय के पिता थे, यानी चंद्रभानु की पत्नी के साथ में ही प्यारेलाल के अवैध रिश्ते थे। अब जैसे जैसे ये अवैध संबंध गुजर रहे थे, प्यारेलाल जो था वो चंद्रभानु की पत्नी के साथ में यानी अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ में लगातार शारीरिक संबंध बनाता था। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि अजय उर्फ पप्पू अपने चाचा को इस चंद्रभानु की पत्नी यानी अपनी माँ के साथ में अनैतिक तरीके से संबंध बनाते हुए पकड़ लेता है। जब वो अपनी माँ को अपने ही चाचा के साथ में इस तरीके से संबंध बनाते हुए पकड़ता है तो वो अपनी माँ को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन माँ से कैसे कहे कि वो गलत कर रही है, कैसे सही कर रही है, कैसे वो अपने चाचा से बात करे। लिहाजा न वो अपने चाचा से कुछ कह सकता है, न अपनी माँ से कुछ कह सकता है। लेकिन इन अवैध संबंधों का नतीजा ये हुआ कि जो अजय उर्फ पप्पू था ये अपने चाचा प्यारेलाल से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगता है। नफरत करता है, और इसी नफरत के बीच में अलग अलग तरीके से इसके दिमाग में आइडिया आते हैं। ये सोचता है कि माँ से तो कुछ कह नहीं सकता कि क्यों ना इस चाचा प्यारेलाल को ही मार दूँ, लेकिन मारूँ तब कि जब मेरा नाम ना आए, मैं बच निकलूँ। लिहाजा धीरे धीरे समय गुजरता रहता है, धीरे धीरे ये प्लानिंग करता रहता है। इधर जो प्यारेलाल था और अजय की माँ के साथ में इसके शारीरिक संबंध चलते रहते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जो प्यारेलाल थे उसके जो भाई चंद्रभानु थे और एक भाई सरजू था, यानी तीनों भाइयों के बीच में ज़मीन को लेकर थोड़ा विवाद हो जाता है।
दरअसल इनके खेत में एक बहुत मोटा सा पेड़ था जो पहले ज़माने का खड़ा हुआ था। उस पेड़ को बेचने को लेकर इन तीनों भाइयों के बीच में विवाद हो जाता है, और जब इन तीनों भाइयों के बीच में ज़मीन को लेकर विवाद हो जाता है तो इनकी बोलचाल बंद हो जाती है। और इसी बोलचाल बंद होने का फ़ायदा अजय उर्फ पप्पू उठाता है। दरअसल अजय सोचता है कि प्यारेलाल, उसके चाचा और चंद्रभानु और मेरे पिता चंद्रभानु और सरजू, तीनों भाइयों के बीच में विवाद है, और इसी विवाद का फ़ायदा उठाकर मैं प्यारेलाल की हत्या कर देता हूँ। और पुलिस वाले अगर इस पूरे मामले में छानबीन करेंगे, पूछेंगे कलह किससे थी, तो लोग बताएंगे कि तीनों भाइयों में झगड़ा हुआ था। अब चूंकि अपने पिता चंद्रभानु के साथ में मैं था तो मैं गवाही दे दूंगा कि भाई मैं अपने पिता के साथ में था, मेरे पिता तो मेरे साथ थे, उन्होंने कत्ल नहीं किया है। लिहाजा जो दूसरा भाई है सरजू, वो फंस जाएगा और पुलिस वाले सरजू को जेल में डाल देंगे। अब एक भाई मारा जाएगा, एक भाई जेल में चला जाएगा, यानी बचेंगे सिर्फ मेरे पिता चंद्रभानु। तो ज़मीन का जो मामला है ये भी सॉल्व आउट हो जाएगा, और दूसरी तरफ जो माँ के अवैध संबंध वाली कहानी है ये भी खत्म हो जाएगी, इसका चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से अजय उर्फ पप्पू ये ज़हीन दिमाग लगाता है, और उसके बाद में 1 तारीख की सुबह को ये पूरी प्लानिंग कर लेता है, तैयारी कर लेता है। और जैसे ही 1 तारीख की शाम को प्यारेलाल जो थे वो अपने खेत की तरफ निकलते हैं खाना वगैरह खाकर, पीछे से ही ये अजय उर्फ पप्पू भी पहुंच जाता है। और वहाँ पर पहुँचने के बाद में पहले तो काफ़ी ज़्यादा पिटाई करता है प्यारेलाल की, और उसके बाद में गला दबा कर इसकी हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद में पूरा नोट लिखता है, प्लान के मुताबिक एक नंबर लिख देता है ताकि केस खुले ना, काफ़ी लंबा उलझ जाए। लिहाजा इस तरीके से ये जो पूरा केस था 25 दिन तक इस व्यक्ति ने पुलिस को उलझाए रखा। और 25 दिन के बाद में जब इस पूरे केस का खुलासा हुआ तो पुलिस बड़ा हैरान थी कि गांव में रहने वाला एक व्यक्ति एक तीर से 2 निशाने कैसे कर सकता है। हालांकि उसने क्राइम का रास्ता चुना। पहले तो उसने अपने जो चाचा ताऊ थे उनके बीच में जो ज़मीनी विवाद था उसको सुलझाने की पूरी कोशिश की, किस तरीके से उनकी ज़मीन हड़पी जाए, और माँ के जो अवैध संबंध है उसका चैप्टर किस तरीके से क्लोज किया जाए। उसने इस तरीके का गलत और भयानक रास्ता चुना, और इसका नतीजा ये हुआ कि प्यारेलाल ने अपनी जान गंवा दी, और अजय और चंद्रभानु ये दोनों बाप बेटा अब शायद पूरी ज़िंदगी अपनी जेल में गुजारेंगे। बहरहाल दोस्तों ये थी कहानी। इस कहानी के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। हालांकि कुछ लोग बोलेंगे कि इस तरीके की कहानी आपने सुनाई है, तो इस तरीके की सिमिलर स्टोरी मैंने सुनाई थी, मुझे याद है, लेकिन ये वो स्टोरी नहीं है। लेकिन दोस्तों कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाए। सो दोस्तों हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए थे इसमें स्टेटस फॉर यू करके आईडी है, लिखते हैं भाई हम आपके चैनल पर नए हैं, कुछ दिनों में ही आपकी बहुत सारी कहानी सुनी है, आज आपकी लेटेस्ट कहानी सुनी। हम दिन भर काम करते हैं और आपकी 7 से 8 कहानी जो है वो सुन लेते हैं। तो स्टेटस फॉर यू, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इस तरीके से प्यार दिखाने के लिए। अगला कमेंट सतबीर जी का है, लिखते हैं कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छी लगी। सतबीर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। तो सतबीर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवान अंसारी हैं, लिखते हैं वेरी नाइस कहानी। तो रिजवान अंसारी जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में बेगा खान है, लिखते हैं मैं शम्स को सुनता हूँ, पहली बार आपके चैनल की स्टोरी सुनी, बहुत बढ़िया है। बलोत्रा से बंगेखी सिंधी, तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुशाहिद खान है, लिखते हैं आई एम वाचिंग डेली योर क्राइम स्टोरी सर, गुड स्टोरी। तो मुशाहिद खान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आमिन गुज्जर हैं, लिखते हैं वेरी नाइस एंड गुड स्टोरी सर। तो आमिन गुज्जर जी आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरे छोटे भाई, अल्लाह आपको अच्छा रखे, नाइस स्टोरी। हसीबुल अंसारी दुबई से। तो हसीबुल अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इस तरीके से अपना प्यार दिखाने के लिए। उसके बाद में सोहन लाल सेतिया हैं, लिखते हैं गुड स्टोरी। तो भैया बहुत शुक्रिया। उसके बाद में लईक अब्बास हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिज़ भाई, नाइस स्टोरी। लईक अब्बास गुलिस्तान बागपत यूपी से। तो लईक अब्बास जी वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इस तरीके से अपने प्यार से नवाजने के लिए। हारून अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, आपकी कहानी दुबई से सुनता हूँ, मैं कुशीनगर का रहने वाला हूँ। तो हारून अंसारी जी वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दुबई में रहकर हमारी कहानी सुनते हैं और आप कुशीनगर ज़िले के रहने वाले हैं। सुरेंद्र शर्मा है, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से। तो सुरेंद्र कुमार जी नमस्ते भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र कुमार जी इस तरीके से अपना प्यार दिखाने के लिए। स्टेटस फॉर यू करके आईडी है, लिखते हैं हम आपकी कहानी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे और जल्दी ही आपके सब्सक्राइबर पर के की जगह एम लगवाएंगे। तो भाई स्टेटस फॉर यू इस तरीके से प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, ज़र्रा नवाजी आपकी। और उसके बाद में जयराज हैं, लिखते हैं भिलाई छत्तीसगढ़ से सुनते हैं नाइस स्टोरी। तो जयराज जी आपका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद जोरेज हार्ट बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला कमेंट राजेंद्र कुमार का है, भैया रोज़ बनाते हैं, भैया बहुत शुक्रिया। उसके बाद में हेमंत कोकरे हैं, लिखते हैं नमस्कार सलाम भाई, महाराष्ट्र के बुल्लठाड़ा गांव से सुनता हूं, तो भैया बहुत शुक्रिया। शरीफ मोहम्मद हैं, लिखते हैं सर स्टोरी अतुल के बारे में भी बताइए, स्टोरी अतुल के बारे में भी बताइए। तो अतुल कौन सी स्टोरी में है एक बार मुझे डिटेल में आप इंस्टाग्राम पे बता दीजिएगा, मैं रिसर्च कर लूँगा उस पर। उसके बाद में गुरविंदर सिंह हैं, लिखते हैं लव फ्रॉम सिंगापुर गुरविंदर सिंह। तो गुरविंदर सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया।
सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं पुष्पा मूवी बहुत अच्छी है, रेनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से। तो सुनील त्यागी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक अब्बास लिखते हैं बागपत की मायाकांड की कहानी सुनाइए। तो बागपत मायाकांड मैं अपनी डायरी में नोट कर लेता हूँ और इस कहानी पे मैं रिसर्च करूँगा और जिस दिन रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी आपको ज़रूर सुनाऊँगा। दी बैरिस्टर लिखते हैं भाई सिर्फ 30 के की क्यों बात कर रहे हो, 30 लाख सब्सक्राइबर होंगे बहुत जल्दी। तो दी बैरिस्टर जी आप लोगों का भरोसा है, आप लोगों का प्यार है, तो हम लोग कामना कर सकते हैं कि बहुत जल्दी हम लोग भी मिलियंस में होंगे। उसके बाद में राजकिशोर चौरसिया लिखते हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबालेश्वर महाराज से कहानी सुनते हैं, उमराव ने बहुत गलत किया। तो राजकिशोर चौरसिया जी आपका बहुत शुक्रिया। आमिन गुज्जर पाकिस्तान फैसलाबाद से कहानी सुनते हैं, तो आमिन गुज्जर जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में लिखते हैं अब्बास करके आईडी है, लिखते हैं सबसे ज़्यादा तुम्हें ही कसूरवार मानता हूँ। तो अब्बास जी आपका बहुत शुक्रिया। अनिल कुमार है, लिखते हैं 63 ईयर ओल्ड को अनिल कुमार अमेरिका से कहानी सुनते हैं, भैया बहुत शुक्रिया। जयप्रकाश हैं, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, चाल चलन गलत थी इसलिए उसको सज़ा मिली, बैकअप में पड़ी लड़की के साथ में चल नहीं होती है, ऐसा नहीं होता। ज़िला हमीरपुर यूपी से कहानी सुनते हैं भाई, बहुत शुक्रिया आपका। उसके बाद में तमीम धीरे लिखते हैं स्पॉन्सरशिप आती है क्या, तो भाई स्पॉन्सरशिप आती है लेकिन मैं करता नहीं हूँ। उसके बाद में अजीत कुमार चंदन है, लिखते हैं मलिक साहब आज मैंने भी सब्सक्राइब कर दिया है, अजीत कुमार यूपी से। तो अजीत कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी फैमिली से जुड़ने के लिए। उसके बाद में रहमत अंसारी हैं, हार्ट बनाते हैं, भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी से कोई शिकायत हो या फिर पढ़ने में सुनाने में कोई गलती हो उसको आप लोग बताइएगा कमेंट्स करके, क्योंकि आपके कमेंट्स का मैं इस तरीके से इंतज़ार करता हूँ कि जैसे कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड का इंतज़ार करता है। सो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।